मान लो OTP वगैरह नहीं आ रहा तो OTP बिना सर्विस नहीं होगी। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मेरे को फेस करने को, कभी मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इंजन को सीज होने से बचाने के लिए और सीज करने के लिए भी। मेक श्योर ये चीज़ें लगवाना, क्योंकि देखो भाई साहब 600 ml डलता है और इसके अंदर अब निकला है 500 ml के आसपास, तो इतना कुछ ऑयल आपको देखने को मिल जाएगा 500। सो भाइयों अब अपन बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो है बिल। सो भाइयों मेरी एक्टिवा 125 के अंदर कुछ दिनों से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। आई डोंट नो ये कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ और। तो अभी अपन फाइंड आउट करने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स किस वजह से आ रही है। तो अभी मेरी एक्टिवा 125 की थर्ड सर्विस होने जा रही है। तो आपने जो फर्स्ट और सेकंड सर्विस है वो आपने देख ली होंगे, जो भी मैंने डाल रखे हैं उसके अंदर सारे सर्विस के पूरे एक्सपीरियंसेस डाल रखे हैं। लास्ट वाली सर्विस जब हुई थी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर रह गई थी। लाइक मैं बात करूँ क्लच की, तो क्लच वाली जो प्रॉब्लम थी वो रह गई है। तो अभी जो थर्ड सर्विस होने वाली है, तो थर्ड सर्विस जो होती है वो एकदम फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो मैं अभी इसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ। लेट्स सी कि वहाँ पे ना क्या क्या चीज़ें वो लोग चेंज करते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें वो चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी में लिटरली मेरी एक्टिवा 125 के अंदर प्रॉब्लम आ गई। सो वैसे भी मेरी है ना जो थर्ड सर्विस है वो ड्यू है, तो वही पूरी कराने अपन सर्विस सेंटर भी जाने वाले हैं। तो मैं जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ एक्टिवा 125 के अंदर, तो वो भी अपन वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक एग्जैक्ट कितने किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ, क्योंकि हर 6000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है। लास्ट मैंने 6000 किलोमीटर पर सर्विस करा ली थी। आई होप सो आपने वो वाला जो व्लॉग है या फिर जो अपना पूरा कंटेंट है वो आपने देख लिया होगा। मैं यहाँ पे आपको आई बटन में टैग कर दूंगा, बट वो उसके अंदर आप देखना, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ब्लंडर इन लोगों ने किए थे। बट अभी थर्ड सर्विस ड्यू है तो वो अपन कराने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कितने किलोमीटर चल चुकी है और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे अभी फेस करने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको किलोमीटर्स के, कितने किलोमीटर अब तक मैं चला चुका है इसको। तो देखो इसके अंदर कुछ जो किलोमीटर से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो इरिटेटिंग चीज़ है यहाँ पे सर्विस का उन्होंने बता दिया है, और ये बार बार में फ्लैश करता रहता है, तो वो थोड़ी एक दिक्कत लगती है मेरे को इसके अंदर। तो देखो 10,448 किलोमीटर एग्जैक्ट में इसको चला चुका हूँ। वैसे इसकी सर्विस जो होनी थी वो 12,000 किलोमीटर के आसपास होनी थी, बट मैं सोच रहा हूँ मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पहले इसकी सर्विस करा लेते हैं, मतलब से 2000 किलोमीटर बाद में अपन देख लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इसलिए मैं इसकी सर्विस कराना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो देखो 2000 किलोमीटर और चला सकता हूँ मैं चलाने को। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मेरे को फेस करने को मिल रही है वो इससे टायर से या फिर ब्रेक से रिलेटेड है। कभी मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मेरे को, ब्रेक ग्रिप जो है वो कम हो चुकी है। तो वैसे तो इसके अंदर डिस्क ब्रेक आता है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा कम ब्रेक क्यों ले रही है। तो इसके अंदर से आवाज़ें भी आती हैं, लाइक जो मेटल पार्ट होती है वो लगने की। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और सस्पेंशन में भी आपको जस्ट लास्ट बार बताया था मैंने कि इसके अंदर लीकेज वगैरह देखने को मिल रहा है, हल्का सा जो सील है वो लीक कर रही है, तो वो प्रॉब्लम भी अभी तक सॉल्व नहीं हुई। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो देखो इसके अंदर जो वाइब्रेशन इशूज़ है वो अगेन इंक्रीज हो चुके हैं। पहले भी वाइब्रेशन इशूज़ रिजॉल्व नहीं किए थे इन लोगों ने, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्लच की सर्विसिंग करवाई थी, उसके बाद भी मेरे को इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो अगेन वही प्रॉब्लम दोबारा मेरे को फेस करने को मिल रही है। इसके अंदर जो क्लच है आई डोंट नो व्हाई, बट इसके अंदर जो स्मूथनेस है, जो एक होंडा का सिग्नेचर है, स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, वो मेरे को अभी तक इतनी फील नहीं हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, है ना। तो वो उसके ऊपर मैं बात करूंगा वहाँ पे जाके कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कितना लाइक वाइब्रेशन और इतना जर्की मेरे को इंजन क्यों फील हो रहा है। और इसके अंदर है ना पावर लैग भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, पहले रिस्पॉन्स करती थी, अब उतना रिस्पॉन्स कम हो गया, मतलब 1 मिली सेकेंड या 2-5-6 मिली सेकेंड्स का इसके अंदर फर्क आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन जो होंडा से एक्सपेक्ट करते हैं वो रिफाइनमेंट और पावर रेशियो का एक बैलेंस अपन यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो अपन को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है जो अपन वहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे। एक नेक्स्ट छोटी सी प्रॉब्लम और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ना पैनल गैप्स कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, आपको पता नहीं क्या दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे देखो ये इतना पैनल गैप आ रखा है, पता नहीं क्यों आ रखा है ना। तो इसको भी मेरे को सॉल्व करवाना है, थोड़ा सा खुल पिल के ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ तो भाई इसका इंजन गार्ड, एक मैंने वीडियो भी डाली थी इसके अंदर, सेपरेट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने इसको रिपेयर करवाया था, एंड देन अगेन ये टूट गया भाई, ये अगेन टूट गया है। तो इसका थोड़ा मैं पूछूंगा कि वहाँ पे कोई नई एसेसरीज वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर अपन लगवाएंगे इसके अंदर। मोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं यही मेरे को फेस हो रही हैं अब तक तो। और ब्रेकिंग इशू है, ब्रेक में से आवाज़ आती है, मेनली मेरा शॉकर जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व नहीं हुई, और इसके अंदर कहीं ना कहीं से ये बचती तो रहती है। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। और भाइयों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम
कि सडनली इसका जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया है। मैंने एक माइलेज वीडियो भी निकाली थी जिसके अंदर मैंने इसका माइलेज बताया था, जब मेरी फर्स्ट सर्विस हुई थी जस्ट तब मैंने करा था उसका माइलेज टेस्ट, तो बहुत अच्छा माइलेज आया था। बट अब ये 30 या 35 से ज़्यादा माइलेज नहीं दे रही है। तो सबसे बड़ा हेडेक और सबसे बड़ा सरदर्द ये हो चुका है कि माइलेज जिसने एकदम से गिरा दिया है। तो ये प्रॉब्लम के बारे में भी अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। लेट्स सी वो इस चीज़ का रिजोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। सो वीडियो के एंडिंग में देखेंगे अपन कि कितना बिल बन के आता है और वो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक टेस्ट राइड भी अपन करेंगे आफ्टर द जब वो कर देंगे सारी सर्विस वगैरह। और सबसे बड़ा सवाल ये रहने वाला है कि जो ये सर्विसेज वगैरह जो करेंगे या फिर जो प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा वो सिर्फ जॉब कार्ड तक रह जाती है या फिर लिटरली वो मुझे कोई सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा पाते हैं या नहीं करा पाते। और जो भी आपके कमेंट हो या मैसेजेस हो या फिर आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे हैंड टू हैंड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनका मैं रिप्लाई वहाँ पे दे देता हूँ। एक मैं Q&A सीरीज़ भी करने वाला हूँ जिसके अंदर आप लोगों ने जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं वो भी सारे मैं उसके अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जितने भी आपके डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे को बता देना, फिर अपन एक साथ बैठ के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो भाई चलते हैं होंडा के सर्विस सेंटर। लेट्स सी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो अपना ट्रांजिशन आपका आने वाला है वो सीधा सर्विस सेंटर से आने वाला है, तो वहाँ पे अपन देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते हैं या नहीं करते। सो लेट्स गो। सो फाइनली वी आर इन द सर्विस सेंटर। भी सर्विस सेंटर वगैरह पे आ चुके हैं अभी अपन। तो लेट्स बिगिन विद द सर्विस जो अपनी इसके अंदर होने वाली है। अभी जॉब कार्ड बनवाएंगे, देन फिर उसके बाद अपनी सर्विस यहाँ पे स्टार्ट होगी। जैसे कोई सर्विस वगैरह कराने आए और ऐप वगैरह में लॉगिन नहीं है तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या? ऐप वगैरह में जैसे कि मान लो OTP वगैरह नहीं आ रहा तो OTP बिना सर्विस नहीं होगी? बिना सर्विस में जनरल में होगी, वैसे जो सर्विस होती है ना फ्री हाँ सर्विस, हाँ, बिना OTP के उसका बिल ही क्लोज नहीं होगा। अच्छा। मतलब OTP इम्पोर्टेंट हो गया है। कंपल्सरी हो गया। और जैसे ये फोटो वगैरह अपन खींचते हैं तो ये ऐप वगैरह पे दिख जाती है या फिर वो आपके पास ही रहती है? जैसे आप ये फोटो वगैरह खींच रहे हो तो ये वाली, ये तो ऐप पे जाएगी। अच्छा ऐप पे होंडा चली पे जाती जाएगी, सीधे होंडा पे। है, होंडा पे जाती है। तो भाई ये देखो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे आर चेंज। तो इसके अंदर बिना OTP के जो सर्विसेज होती हैं फ्री वाली या जो भी होती हैं वो नहीं होंगी। अगर हाँ जनरल सर्विस वगैरह है तो वो ज़रूर हो जाती हैं, बट जो स्पेसिफिक सर्विसेज वगैरह है वो नहीं होती हैं। तो ये मेक श्योर ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप होंडा पे सर्विस कराने आ रहे हो अपने कोई भी व्हीकल, 2 व्हीलर व्हीकल को लेकर आ रहे हो, वो भी फ्री वाली जो अगर सर्विस कराने आ रहे हो तो। सो गाइज वी आर बिगिनिंग विद द जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड बनने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक मैं कुछ इतने किलोमीटर चला चुका हूँ, 10,000 की समथिंग आराम से मैं किलोमीटर चला चुका हूँ। अब जॉब कार्ड बनेगा, उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नोट डाउन होती हैं, जिसके अंदर अपन प्रॉब्लम्स या फिर जो भी इश्यूज मैं भी फेस कर रहा हूँ तो मैं बताऊँगा जॉब कार्ड बनेगा तब। जो क्लच वगैरह उससे रिलेटेड है, मतलब कि पावर नहीं जनरेट कर रही पहले जितनी कर रही थी। लास्ट बार मैंने जब सर्विस कराई थी क्लच में वो पावर नहीं जनरेट कर रहा, मतलब खच की आवाज़ आ रही है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। पहले भी मैंने करवाई थी सर्विस वगैरह, तभी भी सेम प्रॉब्लम थी, तभी सॉल्व भी नहीं हुई। और इसके अंदर आगे वाला जो है शॉकर उसमें से वो लीक हो रहा है थोड़ा सा ऑयल, वो दिखवाना है। वाइब्रेशन वगैरह है इसके अंदर बहुत ज़्यादा और माइलेज बहुत ज़्यादा कम कर दिया इसने, पता नहीं क्यों। माइलेज वाला जो इशू है वो तो आ ही रहा है। और ब्रेक में से भी देख लेना, ब्रेक में से भी आवाज़ आती रहती है यार इसके, पीछे वाले में से भी आ रही है, आगे वाले में से भी आ रही है। हो जाएगी ना सारी सीट ठीक? कितना टाइम लगेगा? 2:30 बजे तक। नाउ वी आर इन द सर्विस सेंटर। तो अभी 1 से 1.5 घंटा हो गया मेरे को वेट करते हुए और अब जाके कभी नंबर आएगा शायद आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक्टिवा खड़ी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, ये अपनी एक्टिवा यहाँ पे अंदर लगा दी गई है, बट अभी टाइम है सर्विस होने में। लेट्स सी कितना टाइम और लेते हैं ये लोग, देन फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। फाइनली बहुत टाइम के बाद आ चुकी है बे पे। लेट देम डिस्कस। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है मैंने ऑलरेडी बता दी है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं। Now the condition of एयर फिल्टर कितना ख़राब हो चुका है। ये काइंड ऑफ कुछ एयर फिल्टर है। एक मैं क्लोजर लुक दिखा देता हूँ एयर फिल्टर का। इस टाइप का कुछ एयर फिल्टर है, तो इसकी वजह से है ना जो पिकअप है वो ड्रॉप हो जाता है और फिर पावर भी नहीं आ पाती है। तो एयर फिल्टर को क्लीन करवाना या फिर चेंज करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग एनी सर्विस ऑफ योर बाइक एंड द
स्कूटर्स एंड द कार्स, सब में यही रूल अप्लाई होता है. दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस. ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इंजन को सीज होने से बचाने के लिए और सीज करने के लिए भी. मेक श्योर ये चीज़ें लगवाना, क्योंकि ये कुछ 28 रुपीज़ समथिंग की आती है, 2 आती हैं, तो उस हिसाब से लगा लेना. तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, और फिर उसके ऊपर अपन बात करेंगे थोड़ी सी. थर्ड वाली सर्विस पे इसका एयर फिल्टर वगैरह चेंज नहीं होता क्या? एयर फिल्टर चेंज नहीं होगा क्या इस बार? हाँ सही है. मैं बोल रहा हूँ इसको चेंज कर दो. नहीं चाहिए अभी तो चलने लायक है आप. चेंज ही कर दो आप, क्योंकि ना नेक्स्ट मैं कराऊंगा ना तो 6 कम से कम वो होगी 16-17 हज़ार किलोमीटर पे. ठीक है, क्योंकि मैं इस बार जल्दी करवा रहा हूँ, 2000 किलोमीटर और चलती है अभी ये, है ना, तो इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ. तो एक बार है ना ये चेंज ही कर दो आप एयर फिल्टर. तो गाइस आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी वेदर लाइक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे आप रहते हो. तो मैं तो बोलता हूँ हर सर्विस पे अपना जो एयर फिल्टर है वो चेंज करा लो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है, उससे इंजन की लाइफ ही बढ़ती है, कुछ ख़राब नहीं होता है. तो बेस्ट ये रहता है कि अपन एयर फिल्टर चेंज करा दें यहाँ पे इस सिचुएशन में. मैं जैसे इसकी थर्ड सर्विस है तो स्पार्क वगैरह चेंज होता है कि इसके अंदर, या फिर रिप्लेस करेंगे अपन? नहीं तो क्लीन फिल्टर हटा दिया. नहीं, जैसे जो आता है ना स्पार्क प्लग, उसकी सफाई होगी या फिर चेंज होता है? वो चेंज होता है स्पार्क प्लग. ये सर्विस चेंज. तो जैसे अभी इस वाली सर्विस पे चेंज हो जाएगा. हाँ और भैया इसके ना ब्रेक में पीछे से आवाज़ आ रही थी, तो थोड़ा उसको भी देख लेना. और लास्ट बार है ना इसकी क्लच की सफाई हुई थी, उसके बाद ये और ज़्यादा ख़राबी हो गई. मतलब मेरे को है ना वाइब्रेशन वैसे के वैसे ही थे लास्ट बार की तरह. तो है ना थोड़ा देख लेना एक बार, है ना, क्लच बॉक्सेस की थोड़ी अच्छी तरीके से कर देना सफाई. लास्ट टाइम यहाँ पे जो एक लुक लगा हुआ था प्लास्टिक वाला, वो टूट गया था, तो नहीं हिलता है और बार बार में आवाज़ करता है, तो प्लास्टिक वाला हुक लगा देना इसके अंदर. लास्ट बार वो टूट गया था. तो अब नाउ जो टाइम है वो अभी एयर फिल्टर चेंज करेंगे. सो ये जो कंपार्टमेंट है वो एयर फिल्टर वाला है. तो बेसिक यही होता है, पहले एयर फिल्टर चेंज होगा, फिर ऑयल चेंज होगा, एंड देन फिर जो क्लच है उसकी सफाई होगी. तो इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि पिछली बार जैसी क्लच की सफाई ना हो, क्योंकि लास्ट बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से. इस टाइम फॉर द न्यू स्पेयर पार्ट्स गाइस वाला ऑयल. एक बार मैं ऑयल दिखा देता हूँ आपको कौन सा ग्रेड का डलेगा. 5W30 डलता है इसके अंदर मेनली. कई सारे कमेंट सेक्शन में लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई दूसरा ग्रेड डलता है, बट जहाँ तक मुझे पता है 5W30 ही इसके अंदर डाला जाता है. बट अपने हिसाब से आप अपग्रेड कर सकते हो एज योर वेदर कंडीशन और द क्लाइमेट कंडीशन, वॉट एवर यू वांट टू से, उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यू एयर फिल्टर गाइस. तो एक नया एयर फिल्टर अपन इसके अंदर डलवा रहे हैं, जिससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है इसकी सही रहे. जो इसे दवा सी चल रही थी वो थोड़ी कम हो जाए, एयर इनटेक अच्छा हो जाएगा, तो शायद हो सकता है कि इसकी एफिशिएंसीज़ में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो जाए. दैट इज तो नेक्स्ट स्टेप फॉर द ऑयल ड्रेनेज. तो अब अपन जो पुराना ऑयल है वो निकालेंगे. तो ऑलमोस्ट आई गेस 4000 से 4500 किलोमीटर से ये ऑयल चल चुका है, और अब यहाँ पे आपको एक ड्रेनेज होल देखने को मिलेगा, जहाँ से जो ख़राब ऑयल है वो यहाँ से ड्रेनेज हो जाता है, यहाँ से निकाल लिया जाता है. यू कैन सी द ओल्ड ऑयल जो यहाँ से आ रहा है. इसके अंदर कुछ 600 ml ऑयल डलता है. लेट्स सी कितना ऑयल इसके अंदर निकलता है. ये पूरा जला हुआ ऑयल है जो इसके अंदर से निकल रहा है. मेरे जैसे इसकी थ्रॉटल बॉडी वगैरह होती है वो कब क्लीन करानी चाहिए? कितने 1000 किलोमीटर पे क्लीन होती है? 20-22 हज़ार किलोमीटर पे. और मान लो बाय द चांस किसी खराब वगैरह हो जाती है तो फिर वो कंपनी के साथ चेंज होती है या फिर कस्टमर के पैसे लगते हैं? अच्छा, वारंटी में हो जाती है. ओके, देखो इतना कुछ ऑयल इसके अंदर निकला. देखो भाई साहब 600 ml डलता है और इसके अंदर अब निकला है 500 ml के आसपास. तो इतना कुछ ऑयल आपको देखने को मिल जाएगा. 500 ml के आसपास निकलेगा. 600 डलता है, 500 ml के आसपास निकलेगा, क्योंकि 100 ml इसके अंदर कहीं ना कहीं जल जाता है, तो इस वजह से. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यू ऑयल.
तो अभी इसके अंदर जो उसका लेड है वो खोलने गया है, तो इसके बाद जो ऑयल है इसके अंदर ड्रेन आउट कर दिया जाएगा, यानी कि डाल दिया जाएगा, ड्रेन आउट में, सॉरी। तो इसके अंदर नया ऑयल जो है इसके अंदर डाल दिया जाएगा। सो आउटलेट जो ड्रेनेज था उसको यहाँ पे बंद कर देंगे, जिससे अब ये सिक्योर हो जाए और इसके अंदर जो फर्दर लीकेज ना हो, और फिर अपन दूसरी तरफ से जो नया ऑयल है वो इसके अंदर डाल दें। ये 5W30 इसके अंदर ऑयल डलता है, मैंने आपको बता दिया था, आपको बॉटल भी दिखा दी जो डलती है इसके अंदर। अब अपन देखते हैं नया ऑयल कैसे डलता है। तो ये जा रहा है अपना नया ऑयल। तो इट्स अ न्यू स्पार्क प्लग जो हर थर्ड सर्विस पे या फिर अराउंड 12,000 किलोमीटर्स आपका चेंज होगा। तो ये कुछ नया स्पार्क प्लग है जो कि आप चेंज करवा सकते हो, बिकॉज बेटर फॉर द परफॉर्मेंस, बेटर फॉर द रिफाइनमेंट। तो मैं तो बोलता हूँ डलवा लेना चाहिए। तो ये जेन्युइन पार्ट्स के अंदर आता है, जेन्युइन एसेसरी है जो इसके अंदर डलेगी। बाकी आप बताओ आप कौन सा स्पार्क प्लग यूज़ करते हो अपने एक्टिवास वगैरह में या फिर स्कूटर्स वगैरह में। सो मेरे को भी हेल्प होगी इसके अंदर। तो भैया इसका ना माइलेज भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, तो ये इथेनॉल की वजह से थोड़ी ना माइलेज वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, इफेक्ट करता है मतलब, है ना। सो फाइनली आने वाला है अपना जो स्पार्क प्लग है वो। लेट्स सी कैसी कंडीशन में निकलता है स्पार्क प्लग। 10,000 किलोमीटर चल चुकी है ऑलमोस्ट, तो स्पार्क प्लग की थोड़ी सी हालत खस्ता तो हो ही गई होगी, बट लेट्स सी कौन कैसा स्पार्क प्लग अपन को देखने को मिलेगा। देखो भाई पहले है ना पूरा का पूरी डिग्गी निकालनी पड़ती थी, तो ये तो बहुत सही किया है होंडा वालों ने कि यहाँ से है ना बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, यहाँ से इजीली चेंज हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ से चेंज होने वाली। तो गाइस नया स्पार्क प्लग लगा दिया है। फिर डिग्गी ओपन करने की जरूरत नहीं है, अपन यहीं से ही जो स्पार्क प्लग है उसको चेंज कर सकते हैं। भैया कैसी कंडीशन है इसकी? कंडीशन तो सही है कुछ, है ना, क्या सही लग रहा है? माइलेज वाइलेज दे रही है या नहीं? माइलेज तो दे रही है। स्पीड क्या है अपनी? वही रहती है यार 60-70 60-70 50-60-70 बस इतनी रहती है, भगाते तो कभी इतना है नहीं इसको। तो भाई ये कुछ कंडीशन निकल के आई है अपनी स्पार्क प्लग। सो इट्स टाइम फॉर द न्यू स्पार्क प्लग जो कि इसके अंदर जा रहा है। लेट्स सी क्या इंप्रूव होता है इसके बाद। ये स्पार्क प्लग लगा दिया है, अब टाइम है रैप अप करने का, तो ये दोबारा से स्विच कर रहे हैं भैया यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्लच सर्विसिंग। तो अब अपना जो सीवीटी गियर बॉक्स होता है वो यहाँ पे खोला जाएगा, क्योंकि एक ड्राई क्लच होता है तो इसके अंदर कोई भी ऑयल वगैरह फिल नहीं होता है। मोस्टली जो कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, बाइक्स में तो होता ही नहीं पहली बात तो, बट फिर भी अपन हाई एंड बाइक्स में देखते हैं वहाँ पे क्लच बॉक्स होता है तो उसके अंदर ऑयल फिल्ड होता है जैसे क्लच बॉक्स के अंदर, बट इसके अंदर ड्राई क्लच होता है तो ये इजीली क्लीन किया जा सकता है। तो इसको यहाँ पे अपन क्लीन करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो और क्या क्या किया जाता है लाइक थर्ड सर्विस वगैरह में? ये नॉर्मल ये बस ये स्पार्क प्लग वगैरह, क्लच वगैरह ये सब चीज़ें ना, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना होता है कोई चीज़ वगैरह। नहीं। तो अपना क्लच बॉक्स अगेन दूसरी बार खुल चुका है और ये कुछ सिचुएशन है आपकी क्लच बॉक्स की। ऑलमोस्ट साफ ही है बट फिर भी इसका क्लीनिंग करवाना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी बहुत तेज आवाज़ आएगी तो मैं इसे म्यूट कर दूंगा, क्योंकि अपने काम में से बस के बाहर है इस वजह से। सो गाइस बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर देते हैं। तो मेनली मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे क्लच सर्विसिंग का काम चल रहा है और यही कुछ चल रहा था इस टाइम पे, और ये कुछ आपको लुक देखने को मिल जाएगा गाड़ी का बैक फ्रंट से। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था उस टाइम पे भी, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बिकॉज मैं सुबह का आया हुआ हूँ और फिर ये सर्विस करके भी दे रहे। तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं था, फिर भी ये लोग ना बहुत ज़्यादा डिले पे डिले करे जा रहे हैं। तो ये अपना ना मेन व्हील होता है जो कि स्पिन करता है, तो इसके अंदर ग्रीसिंग वगैरह करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे ग्रीसिंग वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर ये मेनली इसकी सफाई की जाती है
सफाई की वजह से ना इसके अंदर जो वाइब्रेशन इश्यूज होते हैं और थोड़ा पिकअप थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। तो भैया यही करें, इसके अंदर जो अपना रैगमाल होता है उसका यूज़ किया जाता है। साथ साथ में आपको पता है ये ड्राई क्लच है, तो इसके अंदर जो भी अपनी पुलीज होती है उसके अंदर तो हल्की फुल्की लुब्रिकेशन अप्लाई की जाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं ग्रीस का, तो ग्रीस इसके अंदर यूज़ की जाती है जिससे हल्का फुल्का इसके अंदर लुब्रिकेशन आ जाए और ये फ्रीली रोटेट यहाँ पे कर पाए। तो भैया यही करिए, यही सब चीज़ें करने में लग रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, जिससे आपकी जो लाइफ है क्लच की वो इम्प्रूव हो जाती है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे सारे का सारा दोबारा से रीअलाइनमेंट करने का काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मेनली अभी किक को स्मूथली वर्क कराने के लिए यहाँ पे ऑयलिंग भैया यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे ऑब्वियस सी बात है रेनी सीजन इसमें थोड़ा जाम हो जाता है तो उसको लिए अभी ये नेक्स्ट जो स्टेप अपना चल रहा है वो पैकेजिंग का चल रहा है। पैक करके दोबारा से रेडी टू गो यहाँ पे कर देंगे। तो ये दोबारा से जो इसका कवर होता है वो लगाने का काम चल रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, फ्री प्ले है यहाँ पे, जिसकी वजह से इजीली वर्क करेगा। नाउ यू कैन सी जो भी चीज़ें थी भैया ने दोबारा से रीअसेंबल करना स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, मेरे को 2 से 3 घंटे सर्विस सेंटर के अंदर ही लग गए। इतना यूजुअली टाइम नहीं लगता है, बट स्टिल जो क्लीनिंग है वो करवा लेते हैं, बिकॉज रियर ब्रेक से भी आवाज़ आ रही थी। तो मैं लाइक यही एक होगा कि इसके अंदर थोड़ा कचरा वचरा जमा हो गया होगा, इस वजह से भी ब्रेक में से आवाज़ आ सकती है, तो इसलिए मैं इसकी सफाई करवा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी जो कि व्हील है उसको यहाँ पे ओपन किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो लेदर होता है ना वो पानी जाने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है और फिर है ना वो थोड़ी सी जो साउंड है वो क्रिएट करने लगता है। तो ये थोड़ा इसको जो खोलने वाला जो काम होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो भैया इसके अंदर हथौड़ा वथौड़ा का यूज़ किया जिसकी वजह से इसको ओपन किया जा सके। फिर इसके अंदर एट दी एंड जो एयर है वो अप्लाई की जाती है जिससे इसको क्लीन किया जा सके। क्लीन करने के बाद दोबारा से इसको रीअसेंबल कर दिया जाता है एज इट इज़। देखो यहाँ पे देखो, इधर देखो ना, ये थोड़ा सा ही पैनल गैप आ रहा है, तो इसको ना थोड़ा सही कर देना यार ना। नाउ इट्स टाइम फॉर द फ्रंट ब्रेक, क्योंकि इसमें से भी थोड़ी सी डिस्क ब्रेक्स में से आवाज़ आ रही थी, तो उसको सॉल्व करने का यहाँ पे चल रहा है। मेनली इसके अंदर है ना शॉकर का भी था, थोड़ा ये मरगाट जो था अड़ता भी था, तो इसकी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो भैया ने इसको फिगर आउट करने की कोशिश यहाँ पे की थी। मेनली इसका जो फ्रंट एक्सेल होता है वो निकाल लिया गया, फिर उसके अंदर जो भी ग्रीसिंग वगैरह होती है वो अप्लाई करके एंड देन फिर इसको दोबारा से लगा दी। एंड जो नोटिफिकेशन इसके अंदर आता बार बार में, तो वो भी हटा दिया गया था। तो देखो यू कैन सी यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर द वॉशिंग गाइज। अब अपन जाएंगे वॉशिंग के लिए। इस वाले जो सर्विस सेंटर है उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन नहीं था वॉशिंग के लिए, यही भैया क्या करते हैं वॉशिंग करते हैं। तो ये कुछ सर्विस होने के बाद पूरा लुक आपको देखने को मिल रहा है। अभी वॉशिंग बाकी है, अभी नेक्स्ट क्लिप में आप देखोगे कि इसके अंदर वॉशिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए या फिर वॉशिंग के लिए पर्सन अवेलेबल नहीं है। जो भैया यहाँ पे टेक्नीशियन है वही यहाँ पे वॉशिंग करते हैं। ये तो आप मेरी लास्ट 3 वीडियो के अंदर देख ही चुके होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा वॉशिंग वाला पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल हो चुकी है। इसके अंदर मैंने छोटे मोटे जो बोल्ट्स हैं वो भी यहाँ पे मैंने लगवा लिए थे एज अ सेफ्टी। और ये बन रहा है अपना बिल। अब अपन बात करते हैं बिल के बारे में और मेरा क्या सर्विस एक्सपीरियंस रहा। सो गाइज अपन ने सर्विस करा ली थी, लाइक 2-3 दिन हो गए मेरे को सर्विस कराए, तो बट वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। बट अभी अपन बात करने वाले हैं सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में। तो एज यू नो अभी मैंने बिल वगैरह बनवा लिया था, सारा का सारा बिल आ गया। बिल को भी अपन डिस्कस करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं सर्विस एक्सपीरियंस की। तो देखो सर्विस एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम पीरियड था। ऑल्दो मैं पहले से ही कॉल करके गया था वहाँ पे, बट स्टिल वहाँ पे मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे का वेट करना पड़ा। मैं 9 बजे समथिंग वहाँ पे गया था और अराउंड 3 o'clock के समथिंग मेरा वहाँ पे सर्विस के अंदर जो बोलूँ नंबर आया था वो वहाँ पे अब मेरे को देखने को मिला था। तो सर्विस एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर सर्विस एक्सपीरियंस की, तो इट वाज नॉट दैट गुड, क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी जाते हो तो थोड़ा सर्विस एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलना चाहिए। सो सेकंड मोस्ट जो थिंग है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है कि भाई जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। देखो जो 95% जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई मेरी। जैसे मैं बात कर रहा था क्लच सर्विसिंग के रिलेटेड, तो क्लच पहले से ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है। शॉकर में से भी अभी वो लीकेज वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे। और अगर मैं बात करूं ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ब्रेकिंग भी पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड हुआ है ना। तो ये कुछ मेरे कंसर्न्स थे जो कि मेरे कुछ ना कुछ हद तक सॉल्व हो चुके हैं। जैसे मैं बात करूं जो मेरे ब्रेक के अंदर से जो साउंड आ रही थी वो भी रिजॉल्व हो गई, बिकॉज उन्होंने क्लीनिंग वगैरह कर दी उसके अंदर। तो ऑलमोस्ट जो चीजें थी वो मेरी सॉल्व हो चुकी थी इसके अंदर। तो एज कंपेयर करूं मैं पहली वाली सर्विस की, जो आपने सेकंड वाली जो सर्विस की वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी आफ्टर द सर्विस ऑल दो, है ना। बट अभी के लिए मेरे को ऐसे कोई भी सर्विस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अभी तक तो फेस करने को नहीं मिली। सो भाइयों अब अपन बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो है बिल। तो बिल के बारे में अपन बात करने वाले हैं। बिल को देखेंगे कि भाई किसमें कितनी कॉस्टिंग अपन को देखने को मिली है। बिल आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बट जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें थी
जो कि बिल के अंदर भी इंक्लूडेड है। जैसे मैं बात करता हूँ इंजन ऑयल, है ना, इंजन ऑयल चेंज हुआ था इसके अंदर, जिसकी कॉस्ट अराउंड 300 के समथिंग थी, वो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइजेस यहाँ पे बता दूंगा। एयर फिल्टर वहाँ पे ऑप्शन था, क्योंकि मेरा एयर फिल्टर इतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ था, बट ऑल दो रेनी सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा कि जो एयर फिल्टर है वो भी चेंज करा लेना चाहिए, तो मैंने एयर फिल्टर चेंज करा लिया। तो वैसे मैं बात करूँ, मेरी जो एक्टिवा है वो 11,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, तो उसके अंदर जो स्पार्क प्लग है वो चेंज होता है ना, तो रिप्लेस नहीं होता है। पहले जो अपन BS4 की बात कर रहे थे तो उसके अंदर रिप्लेस तो नहीं करते थे, बट हाँ उसको क्लीन करके दोबारा से लगा देते थे। बट BS6 के अंदर उन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो एक छोटा सा मेन खर्चा ये आपको यहाँ पे आएगा। तो मेन 2-3 चीजें इसके अंदर इंक्लूड हुई, जैसे कि इंजन ऑयल अपन ने चेंज करवाया, एयर फिल्टर अपना चेंज हुआ, और जो स्पार्क प्लग था वो यहाँ पे अपन ने कंप्लीटली चेंज कर दिया। तो ऑल्दो ये मेरा पूरा का पूरा सिस्टम था जो इसके अंदर आया। अगर मैं बात करूं सर्विस चार्जेस की, तो एज यू नो ये मेरी 3rd फ्री सर्विस थी। इसके अंदर कोई भी लेबर चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी जो भी प्रोडक्ट्स इसके अंदर यूज होंगे, स्पेयर पार्ट्स यूज होंगे, उनकी जरूर कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इतनी कॉस्ट आई है मेरी 3rd सर्विस की, जो कि फ्री होती है। तो अगर मैं 3rd सर्विसेज की बात करूं तो 3rd सर्विस की जो मेरी कॉस्ट आई है वो अराउंड 900 के आसपास आई है। 10-20 रुपए आप ऊपर भी नीचे कर सकते हो बिकॉज ऑफ वॉशिंग्स एंड अदर चार्जेस, GST वगैरह उसको मिला के, तो 900 रुपए का कुछ समथिंग मेरा कॉस्ट आया। आप जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी जो एक्टिवा 125 है उसकी 3rd सर्विस की क्या कॉस्ट आई थी। तो मेरी 900 के अराउंड आई है। मैं इसको ना ज्यादा अच्छा बोलूंगा ना ज्यादा बुरा बोलूंगा, क्योंकि देखो अगर इसके अंदर सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड कर देता, लेबर चार्जेस भी इंक्लूड कर देता, तो अराउंड 1100 के आसपास आपको देखने को मिल जाती। बट स्टिल इट कैन बी अ डिसेंट अमाउंट जो आप पे कर रहे हो अपनी एक्टिवा 125 के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी अपन ने सारी की सारी सर्विस कंप्लीट करा ली है। 3rd फ्री सर्विस मेरी हो चुकी है। आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी के जो भी आपके इश्यूज रहेंगे वो अपन कमेंट सेक्शन में आके सॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर अपन दोबारा से कोई नई वीडियो के अंदर बात करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।